हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 29 क्लास 9th, कंगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो, पिछली वर्कशीट में हमने सीख लिया था कि कंगुरेंट चीज़ें क्या होती हैं। ट्रायंगल में ही नहीं होते, बाकी उसमें भी होते हैं कंगुरेंट चीज़ें, और सर्वांग समता क्या होती है हमने सीख लिया था पिछली वर्कशीट में। आज हम इसके नियम सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। वहाँ पिछले उसमें वर्कशीट में तो हमने ये सीखा था कि जो बिल्कुल साइज में हूबहू, देखने में हूबहू हों, उन्हीं को हम सर्वांग सम कहते हैं। और मैंने एक ट्रायंगल का उदाहरण भी देके आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पर नियम है, नियम कह लो या कसौटी कह लो। जैसे पहला है एस एस एस, साइड साइड साइड, और हिंदी में बोलेंगे तो भुजा 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 नियम। ये देखो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, दो ट्रायंगल इसमें बना रखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। देखो, काफ़ी कलरफुल बनाया हुआ है। अब भुजा भुजा नियम का मतलब क्या है? एक त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो साइड किधर की भी साइड की हो। जैसे इसमें तो ग्रीन साइड और ग्रीन साइड इक्वल हैं, दोनों ही ऊपर दिखा रखे हैं। अगर ग्रीन साइड नीचे भी होती और उसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होती तो ये तब भी हम इसको सर्वांग सम कह सकते थे। अब जरूरी नहीं कि ग्रीन साइड ऊपर है तो दूसरे त्रिभुज में ऊपर ही होनी चाहिए, नहीं, वो दूसरी साइड भी होनी चाहिए, बस लेंथ उनकी सेम होनी चाहिए। देखो, येलो साइड के इक्वल है, रेड साइड के। तो इस ए बी सी की तीनों भुजा पी क्यू आर की तीनों भुजाओं के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर है? पी आर के। कलर से बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इसको हम बोलते हैं भुजा नियम। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का निशान मैंने कल बताया था, तो वही यूज करना है। त्रिभुज पी क्यू आर। आइए इससे रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं, आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होता है, मान लो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये एक और ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी, इसको दूसरा नाम ले दो, पी क्यू आर। ठीक है। अब इनको हम कंगुरेंट कब बोलेंगे? हैं कई क्राइटेरिया हैं। हम कंगुरेंट का जरूरी नहीं कि साइड से ही हम प्रूव करें, हम कई चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कंगुरेंट हमको कब बोलेंगे? जब इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, तब भी ये कंगुरेंट है। ठीक है। अब मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये हमने 5। अभी मैं सिर्फ साइड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये 3, ये 4, ये 5। एक और मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं कुछ और रख दूंगा, x, y एंड z। अब मैं कहता हूँ ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। क्या ये वाला इसके कंगुरेंट है? बिल्कुल है। क्यों? बस पोजीशन ही तो चेंज हो गई। 3 वाली साइड यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। 4 वाली साइड यहाँ है, यहाँ भी है। 5 वाली साइड यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है। इसको ट्रायंगल को तुम थोड़ा सा और किसी डायरेक्शन में बना लो, ऐसे बना लो, चाहे इसको मान लो T U और V, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, 5 मान लो। क्या ये है कंगुरेंट? यस। जो साइड जो लेंथ वाली साइड यहाँ पर है, वही लेंथ वाली साइड यहाँ पर भी हमारे पास है। तो इस तरह के जो भी हमारे ट्रायंगल बनेंगे उनको हम बोलेंगे कंगुरेंट ट्रायंगल्स। एक और मैं ले लेता हूं, मान लो ये 5, ये 4 और ये 3.5। क्या ये कंगुरेंट है? नहीं। ये दोनों साइड तो सेम आ रही है, पर ये तीसरी साइड की लेंथ जो है वो चेंज हो गई। अब ये कंगुरेंट नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कंगुरेंट क्या होता है। रूल है SAS, कंगुरेंस रूल, या भुजा कोण भुजा नियम या कसौटी। देखो, नाम से पता चल जाता है। पहला क्या था? भुजा भुजा भुजा। अब है भुजा कोण भुजा, यानी 2 भुजा और एक कोण। देखो, त्रिभुज दे रखे हैं LMN और DEF। देखो, इसमें रेड वाली साइड के इक्वल है, यानी LN किसके इक्वल है? DE के। और NM किसके इक्वल है? EF के। और जोन सी साइड्स इक्वल आ रही है ना, उनसे जो एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना, तीसरी साइड, यानी इन्होंने ब्लू वाली साइड नहीं ले रखी है, या ब्लू वाली साइड के साथ वाला एंगल नहीं ले रखा है। हमारी रेड और येलो साइड आपस में इक्वल हैं दोनों त्रिभुजों की,
और उनके बीच का जो एंगल है वही इक्वल होना चाहिए, तभी SAS भुजा नियम लगेगा। ठीक है, तभी SAS सर्वांग समता नियम लगेगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि N वाले एंगल की बजाय ये ब्लू लाइन पर कहीं एंगल बन रहा होता तब इक्वल होता, और साइड दूसरी वाली इक्वल होती तब हम इसको लगाते, तब ये नहीं लगेगा। ठीक है, आइए इसको समझने के लिए भी एक वीडियो देखते हैं, तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। वो होता है SAS, जो हमें 7.1 में दे रखे हैं। SAS से तुम्हें पता भी चल रहा होगा नाम, S फॉर साइड, एंगल एंड साइड। ठीक है, तो ये आता है हमारा साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या है? एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल हमारा ये है, इसका नाम ले दिया ABC, इसका ले दिया PQR। तो अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और इनके बीच वाला एंगल, यानी जो दो साइड हमारी इक्वल आ रही है, तो ये वाला एंगल बीच वाला, यही एंगल अगर इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन जाता है कंग्रुएंसी का। अगर दो ट्राइंगल में ऐसा क्राइटेरिया आ रहा है तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हैं, और अगर ये कंग्रुएंट हैं तो इनके सारे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल जरूर होंगे। यानी कि जो तीसरी साइड बच गई, अगर हमने कंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये इसके इक्वल ऑटोमेटिक होगा ही होगा। ठीक है, अब मान लो एक, तो ये केस बन गया, यानी जो दो साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये, इन दोनों के बीच का एंगल ये, यही होना चाहिए। मान लो अगर ये यहां पर ना होके हम कहते ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, तो ये दोनों जो हैं इन दोनों के इक्वल है, इनके बीच का एंगल ये, तो इनके बीच का एंगल कौन सा? ये वाला। तब ये वाला और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, तब हम ये नहीं लेंगे। तो ये चीज ध्यान से समझना, SAS कहां लगेगी? जो दोनों साइड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, उनके उन साइड्स को बनाने वाला जो एंगल है, या उन साइड से जो एंगल बन रहा है, वही एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम। ठीक है, तो ये था हमारे पास, मान लो साइड्स तो हमारी ये वाली दोनों इक्वल हैं भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, लेकिन एंगल हमें ये वाला बराबर दे रखा है, तब क्या SAS लगेगा? नहीं, तब हमारा SAS रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि दो साइड जो हमें इक्वल हैं उनके बीच का एंगल तो इक्वल दे ही नहीं रखा, हमें तो दूसरा एंगल दे रखा है। कहने का मतलब SAS अगर है तो ये सही है, SSA है तो ये रॉन्ग है, या ASS है तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, SAS का मतलब साइड एंगल बीच वाला ही होना चाहिए। ठीक है, अब अगला नियम है ASA सर्वांग समता नियम, एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण। नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी। अब देखो जरा, रेड साइड के इक्वल है DEF और PQR में, और जो रेड साइड पर दो एंगल बन रहे हैं वही इक्वल हैं, लेकिन ये जो नियम है कोण भुजा कोण, इसमें हम कोण कोण भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं इसके लिए भी देखो मैं वीडियो में आपको समझाता हूँ, वीडियो से ये वाला नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो ध्यान से देखना। क्योंकि ASA नाम से पता चल रहा है एंगल साइड एंगल। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये भी इसके जैसी है लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है। ABCPQR, ठीक है, ये हमें दे दिया। मैं तुमसे कहूं ये वाली तो साइड इक्वल है, नीचे वाली BC इक्वल टू QR, इस BC पर दो एंगल बन रहे हैं ना, इस पर भी दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल भी हमारे सेम होने, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इस एंगल के। ये भी थोड़ा समझ लो, देखो यहां अगर मैंने सिंगल डैश लगाई है तो कौन सी साइड में मैंने सिंगल डैश लगाया, वही साइड आपस में इक्वल होंगे। हो सकता है ये वाली साइड इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। और ये एंगल एक डैश लगाया तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है,
ये वाला डबल वाला इधर है, ये उल्टे भी हो सकता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, लेकिन है तो उसी साइड पर, दोनों कहीं भी हो सकते हैं। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो गया, ये इक्वल आ रहे हैं, तब भी हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल हमारे कंग्रुएंट है। अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये इस टाइप से भी हो सकता है कि हो सकता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खाली एंगल्स की हमारी पोजीशन चेंज हुई है। भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के और ये दोनों साइड इक्वल, तो जो साइड इक्वल है उसी के ऊपर तो दोनों एंगल बन रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, तब हमारा एंगल साइड एंगल बन जाता है। अब इसमें जैसे वहां पर क्या था हमारा साइड एंगल साइड, ये ट्रू था, ये और एस से ये दोनों रॉन्ग थे। क्या यहां भी ऐसा होता है? देखते हैं। अगर मैं इसको AAS कर दूं, अगर मैं इसको एंगल एंगल साइड बना दूं, तब ये ट्रू होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड, अब देखो पहले ध्यान से देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, थोड़ा सा मैं अभी इसी टाइप से ले लेता हूं समझाने के लिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल, तो इसका तीसरा एंगल और इसका तीसरा एंगल, जब ये दो एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा एंगल इसका बन गया, क्योंकि पहले दो एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल तो किसी भी ट्राइंगल में ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। तो इससे ये मीनिंग निकल के आया कि जब हमारा ये वाला क्राइटेरिया लग रहा है, जो तीसरा एंगल हमें दे रखा है वो तो ऑटोमेटिक इक्वल आ गया, उसमें हमें गिवन की जरूरत तो है ही नहीं। तो अगर ऐसा हो जाए किसी में कि हमें ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं दे रखा, मान लो हमें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा और कोई सी भी साइड दे रखी है, देखो बीच की साइड दे रखी है, तब तो ए से लग ही रहा है। इसके अलावा या तो ये वाली साइड इक्वल दे रखी है या ये वाली, यानी कॉमन साइड हमें इक्वल नहीं दे रखी, तब भी ये हमारा क्राइटेरिया लग जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि दो एंगल तो हमारे हैं ही इक्वल और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली ट्राइंगल का हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये क्राइटेरिया इस वाले में AS से तो लगेगा ही लगेगा, AAS भी हमारा लग जाएगा, ठीक है। AAS ही लिखना, SAA मत लिखना, AAS या SAA एक ही बात है, वो उल्टा करके लिख रहे हैं बस हम। देखो चौथा नियम और आखिरी नियम है, वो है RHS रूल, या हिंदी में बोलेंगे तो कर्णभुजा नियम। इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों जो त्रिभुज हैं हमारे, दोनों जो ट्राइंगल हैं वो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, यानी कि उनमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब क्योंकि ऊपर की हम तीनों समझ चुके हैं और वीडियो द्वारा समझ चुके हैं, अब इसके लिए आपको वीडियो की खास ज़रूरत नहीं है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कर्णभुजा या हाइपोटेन्यूज साइड नियम, तो एक तो कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। कर्ण तुम आसानी से पहचान लेते हो, जो टेढ़ी लाइन होती है समकोण त्रिभुज में उसको हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब उसके अलावा दो साइड बचती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के त्रिभुज होने चाहिए, नहीं समकोण त्रिभुज होने चाहिए, उनका कर्ण बराबर होना चाहिए ये। दूसरा, अब दो साइड बच गई, देखो ब्लैक और रेड से दिखा रहे हैं, तो ब्लैक वाली ब्लैक के इक्वल होनी चाहिए या रेड वाली रेड के, यानी कोई सी भी एक इक्वल हो, या तो रेड वाली रेड के इक्वल हो या ब्लैक वाली ब्लैक के इक्वल हो। कर्ण तो इक्वल होने चाहिए और कोई सी भी एक भुजा इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक वाली इक्वल हो जैसे इसमें दिखा रखा है इन्होंने, अगर ये नहीं हो तो रेड वाली इक्वल होनी चाहिए, तब भी हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल सकते हैं, कंगुरेंट बोल सकते हैं। और लिख देंगे QPR, देखो सबसे नीचे लिखा होता है ट्राइंगल QPR, ये सर्वांग सम का निशान है बीच में, ट्राइंगल BAC। तो हम इस टाइप से कंगुरेंट, चार नियम हमने सीख लिए कंगुरेंसी के, तो चारों नियम में से हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन से नियम के कारण ये दोनों त्रिभुज हमारे कंगुरेंट होते हैं। अब नीचे देखो ट्राई योर सेल्फ, ये या जो तुम्हें स्वयं करना है, इसमें नीचे आपको कितने त्रिभुज दे रखे हैं, 8 त्रिभुज दे रखे हैं। कह रहा है कि हमें जोड़े फाइंड आउट करने हैं, जोड़े किसके, ऐसे त्रिभुजों के जो आपस में कंगुरेंट हैं। तो पहले तो उन जोड़ों को छांटो, कैसे, नाम से उनको। अब तुम्हें कॉपी पे कैसे करना है, कॉपी पे क्वेश्चन नहीं उतारना, कॉपी पे तुम्हें दो जोड़े, पहले दो जोड़े बना लिए कॉपी पर, बता दिया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कंगुरेंट है, फिर किस नियम के तहत ये कंगुरेंट है ये भी बताना है, फिर दूसरे दो जोड़े उतारो,
उनको बताओ ये कंगुरेंट हैं और ये किस नियम के तहत कंगुरेंट हैं। ऊपर देखो हमने 4 नियम पढ़े हैं, तो चारों नियम के ऊपर एक एक जोड़ा जरूर बनेगा। अब ये तुम्हें छांटना है और अपनी कॉपी पर बनाकर उसकी फ़ोटो खींचो साफ सी, जिससे टीचर को अच्छे से समझ में आए, और अपने अपने टीचर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द भेज दो। धन्यवाद।